चलिए कल मैं कल ना क्वेश्चन हो गया था, ये तो हो गया था 15 हो गया था हाइड्रोमीटर वाला हमारे साहब नहीं तक नहीं। तो आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 16 कहता है क्या, सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करने वाला क्वेश्चन। क्या है जी? मिलान करने वाला क्वेश्चन। तो एक तरफ उद्योग है, एक तरफ अवस्थित, मतलब कौन सा उद्योग कहाँ अवस्थित है। तो पढ़ते हैं कि रेलवे उपकरण कहाँ अवस्थित है जी? भिलाई में। भिलाई पर है हैं? तो रेलवे उपकरण कहाँ अवस्थित है? भिलाई। रेलवे उपकरण कहाँ अवस्थित है? भिलाई में। अब मोटर वाहन कहाँ है? जबलपुर। मोटर वाहन कहाँ है? जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है? जबलपुर। अब मोटर वाहन उद्योग कहाँ है? जबलपुर। कहाँ है? जबलपुर। जोर से बोलो, समझ गया? लगे कि हाँ ये एक चला। रेलवे उपकरण उद्योग कहाँ है जी? भिलाई। रेलवे उपकरण कहाँ है जी? भिलाई। रेलवे उपकरण उद्योग भिलाई। रेलवे उपकरण उद्योग भिलाई। मोटर वाहन उद्योग कहाँ है? जबलपुर। अब पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है? जबलपुर। मध्य रेलवे कहाँ है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। अब पश्चिमी रेलवे कहाँ है? रेलवे मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई के चर्च गेट। तो मोटर वाहन उद्योग कहाँ है? जबलपुर में। और रेलवे उपकरण उद्योग कहाँ है? भिलाई। अगला है पोत निर्माण कहाँ है जी? कोच्चि में। पोत निर्माण उद्योग कहाँ है? साइकिल उद्योग कहाँ है जी? लुधियाना। साइकिल कहाँ फेमस है? साइकिल का उद्योग कहाँ है? लुधियाना में। तो पढ़ते हैं पोत निर्माण स्थल के बारे में। ठीक, तो पोत निर्माण कोच्चि, यानी मतलब कहें तो कोच्चि को वही क्या बोलता है? कोच्चि। पोत निर्माण स्थल कहाँ है? कोच्चि। कहाँ है जी? कोच्चि। इसे अरब सागर की रानी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब पोत निर्माण जो है उसको पोत निर्माण उद्योग कहाँ है? कोच्चि में है। तो इस पोत निर्माण को किस लोकप्रिय नाम से जानते हैं? अरब सागर लोकप्रिय नाम से जानते हैं। किस नाम से? अरब सागर की रानी के लोकप्रिय नाम से जाना जाते हैं। तो अरब सागर कहाँ है जी? ये देखो है अरब सागर, यही है अरब सागर। अब कोच्चि कहाँ है? कोच्चि है केरल में। कोच्चि कहाँ है जी? केरल में है। तो अरब सागर के रानी के नाम से किया जाता है पोत निर्माण उद्योग को। कोच्चि को पोत निर्माण स्थल को किस नाम से जाना जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। वेबनार तैयार के मुहाने पर स्थित कोच्चि पतन एक प्राकृतिक पतन है। कोच्चि पतन कैसी पतन है जी? प्राकृतिक पतन। कोच्चि पतन किसको बोलता है? पतन किसको बोलते हैं? बंदरगाह को बोलते हैं पतन। तो पूछेगा कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? कोच्चि में। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है?
कोच्चि में। तो ये कैसा कोच्चि बंदरगाह जो कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह जो है कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह। वेम्बनाड झील कहाँ है जी? केरल। वेम्बनाड कयाल के मुहाने पर स्थित कोच्चि पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है। कोच्चि पत्तन कैसी पत्तन है? कोच्चि पत्तन बंदरगाह कहाँ है? केरल में। इसे पूर्व का वेनिस कहा जाने वाला यह बंदरगाह, पूछेगा क्वेश्चन, किस बंदरगाह को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कोच्चि बंदरगाह। पूर्व का वेनिस कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किन्हें कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है, जो केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। लेकिन केरल के मालाबार तट पर वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। एक मिनट ताला लग गया। ताला कहाँ? मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर कौन सा बंदरगाह स्थित है जी? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? केरल। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है जी? केरल में। यह जो है किस तट पर है? मालाबार तट पर। किस द्वीप पर? अगर द्वीप पूछेगा तो वेलिंगटन द्वीप पर। कौन द्वीप पर? वेलिंगटन द्वीप पर। कौन सा द्वीप पर जी? वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप पर। समझ गए? अगला नेक्स्ट पॉइंट है, इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला व पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित है। यानी कि कोच्चि बंदरगाह के समीप निकट कोच्चि एक जलयान निर्माणशाला पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित की गई। पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित की गई। भिलाई नेक्स्ट है भिलाई। आप पढ़ लिए कोच्चि के बारे में, पढ़ लिए कोच्चि के बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है भिलाई। भिलाई के बारे में पढ़ते हैं। भिलाई शहर कहाँ है जी? छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। यही है भिलाई। भिलाई दिख रहा है इंडियन मैप, यही है छत्तीसगढ़ में है भिलाई। तो भिलाई शहर जो है कहाँ है जी? छत्तीसगढ़ में। भिलाई पूछा क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़। 1955 ईस्वी में दूसरी पंचवर्षीय योजना का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक? 56 से 61। पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 55। दूसरा 55 से 56। दूसरा कहाँ से कहाँ तक जी? 56 से 61। इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सा इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ? भिलाई। इसी योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना 1955 को स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ जी? 1955। याद रखना भिलाई शहर कहाँ है? छत्तीसगढ़। भिलाई शहर कहाँ है? छत्तीसगढ़। भिलाई शहर छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना कहाँ है? छत्तीसगढ़। भिलाई संयंत्र इस्पात कारखाना का स्थापना कब हुआ? 1955। भिलाई संयंत्र इस्पात कारखाना का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शासनकाल कब से कब तक है? 56 से 61। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शासनकाल 51 से 55। यह रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण है। यानी कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है यह रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण है। लेकिन प्रमुख निर्माण कारखाना जो है प्रमुख निर्माण किसकी? रेल पटरियों की और भारी इस्पात प्लेटों का रेल पटरी और भारी इस्पात प्लेटों का निर्माण है। कब? भिलाई इस्पात कारखाना, जिसका स्थापना 1955 में हुआ था। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। भिलाई पढ़ लिए, कोच्चि पढ़ लिए। अब आता है जबलपुर।
तो जबलपुर कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में। पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है जी? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है जी? जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर। और ये जबलपुर है कहाँ? मध्य प्रदेश में। जबलपुर कहाँ है? ये वो जो बीच में है मध्य प्रदेश, यही है जबलपुर। यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। हाँ, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है जी? जबलपुर। यहाँ तोप गाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना, तोप वाला गाड़ी जो होता है, पूछेगा तोप गाड़ी बनाने का कारखाना कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश के जबलपुर। तोप गाड़ी कारखाना कहाँ है जी? तोप गाड़ी बनाने वाला कारखाना कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में। समझ में आ रहा है? चलिए, तो 3 पॉइंट पढ़ लिए। 3 पॉइंट भिलाई पढ़ लिए, जबलपुर पढ़ लिए, कोच्चि भी पढ़ लिए। अब एक और बचा लुधियाना। लुधियाना बचा। लुधियाना कहाँ है जी? तो पंजाब में है। लुधियाना कहाँ है? पंजाब में है। लुधियाना यह है, देखो लुधियाना कहाँ है जी? पंजाब में। लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। तो पंजाब जो है किस नदी के किनारे बसा है? सतलज नदी के। पंजाब किस नदी के किनारे है? सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है जी? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर। सतलज नदी के किनारे कौन सा राज्य स्टेट बसा है? पंजाब में पंजाब बसा। सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है, यानी कि पंजाब लुधियाना पूछेगा। लुधियाना जो है किस नदी के किनारे बसा है? सतलज नदी। लुधियाना किस नदी के किनारे है? सतलज नदी। पंजाब से होकर गुजरता है कौन सा नदी? सतलज नदी। अब पंजाब से होकर कौन सा नदी गुजरता है जी? सतलज नदी। और सतलज नदी के किनारे बसल है शहर। शहर का नाम कौन है? लुधियाना। लुधियाना किस नदी के किनारे है? सतलज नदी। लुधियाना किस नदी के किनारे है जी? सतलज नदी के किनारे। लुधियाना जो है किस राज्य में है? तो पंजाब में है। तो लुधियाना में साइकिल सबसे ज्यादा बनाई जाती है। साइकिल निर्माण सर्वाधिक कहाँ का है जी? लुधियाना के। पंजाब के लुधियाना में। पंजाब के लुधियाना। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं लुधियाना जो है साइकिल प्रमुख उत्पादन केंद्र है। उत्पादन केंद्र। साइकिल का प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ है जी? लुधियाना। पंजाब में है लुधियाना। पंजाब की राजधानी कौन है जी? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट, तो अब इतना देखो चार मिलान करने वाला क्वेश्चन था। तो 4 ऑप्शन था, तो चारों ऑप्शन को हमने डिस्कस कर लिया। पहला ऑप्शन था भिलाई। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात कारखाना का स्थापना कब हुआ? 1955 में। भिलाई संयंत्र इस्पात कारखाना का जो स्थापना हुआ किस पंचवर्षीय योजना के तहत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शासनकाल कहाँ से आता है? 56 से 61। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शासनकाल कहाँ से? 51 से 55। अब नेक्स्ट है जबलपुर। नेक्स्ट है जबलपुर। जबलपुर कहाँ है जी? मध्य प्रदेश। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। जबलपुर में क्या है? मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है जी? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर। जबकि बिहार का हाईकोर्ट कहाँ है जी? पटना में। पटना में। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है जी? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है? जबलपुर। और तोप गाड़ी बनाने वाला कहाँ बनाया जाता है जी? जबलपुर में। तोप गाड़ी बनाने का केंद्र कहाँ है जी? ये कारखाना कहाँ है? तोप ये गाड़ी बनाने की कारखाना कहाँ है? जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन ऑप्शन था कोच्चि। क्या था? कोच्चि। तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ है जी? केरल में। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। और यहाँ इस बंदरगाह को
इस यहाँ पर कौन सा क्या चीज का स्थल है? तो पोत निर्माण स्थल। पोत निर्माण स्थल कहाँ है? कोच्चि में। कोच्चि में है। और इसी को पोत निर्माण स्थल को किस नाम से जाने जाते हैं? अरब सागर की रानी के नाम से। अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। कोच्चि बंदरगाह जो कैसी बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह। कैसी बंदरगाह है? इसी बंदरगाह को क्या कहा जाता है? पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को। कोच्चि बंदरगाह को क्या कहता है? पूर्व का वेनिस। कोच्चि बंदरगाह को क्या कहा जाता है जी? पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अगला जो है, अभी जो पूर्व का वेनिस जो है कोच्चि बंदरगाह है, वो किस द्वीप पर स्थित, किस द्वीप के तट पर स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप पर जी? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। यानी कि केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है कोच्चि। तो इस प्रकार चारों फील्ड हो गए, रिवाइज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17वां नंबर क्वेश्चन है। 17वां नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित कर लेता है। यानी कि जब पौधे मिट्टी में घुले हुए हैं, यानी कि जड़ उसका बात कर रहा है, जो जड़ मिट्टी में घुसा हुआ रहता है, तो पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित कर लेता है। यानी कि नाइट्रेट को अवशोषित करता है जड़िया। जो कोई भी पेड़ पौधा आता है वो जड़िया मिट्टी में घुसा हुआ रहता है, नाइट्रेट को क्या कर लेता है? अवशोषित करता तथा उन्हें परावर्तित क्या चीज में कर देता है? यानी कि नाइट्रेट को अवशोषित कर क्या चीज में परिवर्तित करती है जी? तो प्रोटीन में। क्या चीज में? प्रोटीन में करता है। लेकिन कोई भी पौधा है मिट्टी में घुला हुआ है, तो उससे क्या अवशोषित कर रहा है? पौधा अवशोषित कौन करता है? जड़ पौधा अवशोषित कर लेता है मिट्टी से नाइट्रेट। देखो किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा उगाने के लिए 3 चीज उसमें रहता है, पोटेशियम और फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, PKN, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ये 3 चीज सभी प्रकार के मिट्टी में पाया जाता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। इसमें नाइट्रोजन है, पौधे अवशोषित कर रहा है नाइट्रेट, और उसी नाइट्रेट को अवशोषित करके क्या चीज में बदलता है? प्रोटीन में बदल देता है। क्या चीज में बदलता है? प्रोटीन में बदल देता है। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में भी पाया जाता है। अब यह बताएं कि नाइट्रोजन बैठो बैठो बैठो, लाइट चली गई। क्या पढ़े थे? नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। थोड़ी सी मात्रा नाइट्रोजन के थोड़ी जो मात्रा हम की बताएं कि मिट्टी में 3 प्रकार के तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो नाइट्रोजन जो पाया जाता है उसमें थोड़ी मात्रा में क्या उपस्थित रहता है? नाइट्रेट। और वही नाइट्रेट को क्या करता है? पेड़ पौधा जब मिट्टी में घुला रहता है तो उसे अवशोषित कर लेता है। जब अवशोषित कर लेता है तो उसको क्या चीज में बदलता है? पौधा प्रोटीन में बदलता है। ठीक है। जंतुओं तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जब नाइट्रेट अवशोषित किया तो जंतु हो या वनस्पति हो, उसमें क्या परिवर्तित कर देगी? प्रोटीन परिवर्तित करेगी। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? 78%। सर्वाधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में या सोरा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया आदि में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन संयुक्त नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में सोरा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया आदि में पाई जाती है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 CONH2।
यूरिया का सूत्र क्या है? NH2 NH2 पहले अमोनिया NH2 फिर CO NH2 यानी कि NH2CON एक सी देखो आगे पीछे सेम है अब बीच में शो कर रहा है पानी लेकर आओ बीच में क्या कर रहा है शो यानी कि शो आगे पीछे से बीच में शो आगे पीछे से बीच में शो यानी कि आगे पीछे से के मतलब तो जी NH2 यानी कि आगे भी NH2 अब पीछे भी NH2 अब बीच में वो शो कर रहा है वो है शो कौन कर रहा है CO तो शो CO समझ में आया यूरिया का फार्मूला आगे पीछे सेम यूरिया का सूत्र आगे पीछे सेम बीच में शो आगे पीछे सेम बीच में शो तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आगे पीछे जो सेम है वो क्या सेम है NH2 यानी कि आगे भी NH2 पीछे भी NH2 और इस दोनों को जो बीच में रहेगा वो क्या रहेगा शो मतलब C और O तो इसका संयुक्त रूप से अगर बोले तो क्या हो जाएगा NH2 CO NH2 तो यूरिया का फार्मूला क्या होगा NH2 सीधा याद रखना आगे पीछे सेम बीच में शो NH2 NH2 तो ये जो है NH2 जो है यूरिया जो है कैसी यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक है कैसी यौगिक है कार्बनिक यौगिक है NH2 कैसी यौगिक है कार्बनिक यौगिक है कैसी यौगिक है कार्बनिक यौगिक यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है तो जैसा कि मानव मूत्र में यूरिया कितना परसेंट पाया जाता है 46% तो क्वेश्चन की बोला कि यह स्तनपायी और सरीसृप के यूरिया में पाई जाती है के प्राणियों के मूत्र में पाई जाती है क्या पाई जाती है NH2 ये जो है यूरिया पाई जाती है स्तन प्राणियों में और सरीसृप प्राणियों में पाया जाता है कितना परसेंट बताओ मूत्र में यूरिया कितना परसेंट होता है जी 46% कितना परसेंट 46% कितना परसेंट होता है जी 46%। यूरिया का सूत्र क्या होता है दो मिनट मिस किया एक चीज भूल गई इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या है यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 कैसे बताएं इसको आगे पीछे NH2 और बीच में शो करना है समझ में आया कौची देखो फिर से एक बार बोल देते नहीं था यूरिया का फार्मूला किस तरीका से याद रखना है तो हम क्या बोले यूरिया का एक फार्मूला प्लेस करें NH2 C पहले सुनो तुम NH2CO NH2 मतलब इससे क्या समझा तुम आगे पीछे से बीच में वो शो कर रहा है शो करने का मतलब CO तो आगे पीछे से बीच में शो आगे पीछे से बीच में शो तो आगे पीछे क्या चीज से NH2 NH2 आगे NH2 पीछे NH2 बीच में शो CO समझ में आया तो यूरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा NH2CO NH2 आगे पीछे से बीच में शो चलिए तो ये जो यूरिया जो है क्या चीज में पाया जाता है जी मानव के मूत्र प्राणियों में पाया जाता है और सरीसृप के मूत्रों प्राणी और सरीसृप के मूत्र में पाया जाता है तो बताओ मूत्र में मानव मूत्र की बात कर रहे हैं तो मानव मूत्र में यूरिया कितना परसेंट पाया जाता है जी 46% कितना परसेंट 46% याद रखना बढ़िया क्वेश्चन है इसका उपयोग यानी कि यूरिया का उपयोग क्या चीज में करते हैं देखते हैं खेती बाड़ी में करते हैं यूरिया का छिड़काव करते हैं तो इसका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप जो भी बता रहे हैं किसानों यूरिया DAP यूरिया सब छिड़काव करता है यूरिया का काम क्या है किसी भी पेड़ पौधा को वृद्धि करने में सहायता करना यही रहता है
इसका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। मिट्टी को उर्वरा शक्ति, लेकिन जब मिट्टी बढ़िया रहेगा, शक्ति रहेगा, तब जो उपजाऊ मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो यूरिया मिलाने से क्या होता है, मिट्टी जो है उपजाऊ बन जाती है, यानी उर्वरा शक्ति, उसका उभरने की शक्ति अधिक हो जाती है। समझ आ रहा है? अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया क्या है जी? एक तीक्ष्ण वाली गंधहीन रंगहीन गैस है। गंध वाले एक तीक्ष्ण गंधहीन वाले गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया क्या है जी? एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। मतलब रंगहीन का मतलब समझ रहा है? जिसका कोई रंग नहीं करता, मत छीन है एकदम से, लेकिन कोई क्षण का नहीं, कोई काम किए नहीं, तो वही रंगहीन, कोई रंगीन इसका है। समझ गया? तो अमोनिया का क्या है जी? अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। पता अब यह हवा का सूत्र क्या होता है? हवा H2 तो जल हवा, ऑक्सीजन O2 तो इस जो अमोनिया गैस है ये हवा से भी हल्की होती है। बता, हवा से भी हल्की होती है। कौन सा गैस? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस क्या होता है? हवा से भी हल्की होती है या तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। इसका आणविक सूत्र, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? H2CO या H2? यूरिया का सूत्र बता रहा है। अमोनिया का सूत्र जो है NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र अमोनियम जो NH2 जो होता है या NH3 अमोनियम अमोनिया एमिनो, अमोनियम के NH4 सर है। हां बोल ये अमोनियम का NH4 और NH3 हो जाएगा अमोनिया। और NH2 किसका? NH2 अमीनो साइड है। NH2 एमिनो अमोनियम NH4। अच्छा, इसको बाद में देखेंगे। अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों को बनाने में किया जाता है। क्या चीज बनाने में? रासायनिक खादों में। अमोनिया का प्रयोग क्या चीज में किया जाता है? रासायनिक खादों में। अमोनिया का उपयोग क्या चीज में किया जाता है? रासायनिक खादों में किया जाता है। तो इस प्रकार अब बताओ, मिट्टी से एक क्वेश्चन था, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन गया। नाइट्रोजन के बारे में जान गए, अमोनियम के बारे में अमोनिया के बारे में जान गए, और बहुत कुछ मतलब जान गए इस क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में परागकण को क्या कहते हैं? अब बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब बताओ। हाँ, बायोलॉजी है। हाँ, बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। हवा में परागकण को क्या कहते हैं? हवा में परागकण को क्या कहते हैं? हवा में तो वायु है, तो वायु परागकण, वायु परागकण। हवा में वायु परागकण, हवा में वायु परागकण। परागकण मतलब समझ रहे हैं? हैं? हाँ, वही है परागकण। जैसे कि कोई पुष्प जनन कर, फूल कैसे जनन करता है? परागकण के माध्यम से करता है जनन। तो जैसे कि फूल कैसे जनन करता है? कोई फूल है, कोई फूल है, तो देखो फूल बहुत तरह से जनन करता है। तो कभी फूल पर मधुमक्खियां बैठ जाएगी, तो फिर वही मधुमक्खी किसी और कुमक पर जाकर बैठ जाएगी, पट्टिका पर बैठ जाएगी, तो वहाँ जब यहाँ जैसे उठ के वहाँ बैठेगी तो वहाँ समझो जनन होगी। अब हाँ, मानव के द्वारा भी जनन हो जाता है फूल में। जैसे फूल है, हाथ से इसे छू दी, उसमें लग गया, हाथ में लग जाता है, लग जाता है, तो वही हाथ से कोई और फूल को छू दी। तो जब दूसरा फूल को छू दिया तो ये हत्था में जो चीज था वो दूसरा का चल गया, तो उस प्रकार जनन होता है उसमें। लेकिन कैसे उसको स्पर्श करना चाहिए,
दोनों में। तो वायु से देखो हवा चलती है, तो परागकण होने का कितना बहुत तरीका है। आप बता हवा चल रहा है तो दूध आधे आपस में ऐसे टकरा रहा है, आपने फूल में फूल टकराता है तो उस प्रकार जन होता है। वर्षा आ रहा है तो वर्षा में भी हो जाता है, लेकिन अनेक तरह से यानी कि जीव जंतुओं के द्वारा भी होता है परागकण। उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाता है तो परागकण की होता है, समझना है। तो इस प्रकार परागकण होते हैं। परागकण पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः कौन सा है, यानी प्रजनन किसके माध्यम से था, पुष्प। यानी पुष्प रहेगा तब नहीं होगा परागकण, पुष्प नहीं रहेगा कैसे होगा, हैं? पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः कौन सा है जी, पुष्प। पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः कौन सा है, पुष्प। क्या है, पुष्प। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। देखिए अब ये बताया वर्तिका थी पुमांग, अब चारों के नाम रहेगा प से, चारों के चारों नाम पवेश रहेगा। तो देखना प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 4 भाग। पहला बाह्य पुंज, बाह्य पुंज, दल पुंज, बाह्य पुंज, दल पुंज। तीसरा है पुमंग, चौथा है जयान, पुमंग जयान, बाह्य दल पुंज, दल पुंज। समझ रहे, इस 4 प्रकार से क्या होता है जी, जब पुष्प में 4 भाग पाए गए हैं, जो बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग, जयान। अब पुष्प के पुमंग और जयान प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन पूछेगा पुष्प के कौन सा भाग, पुमंग भाग जनन क्रिया में भाग लेते हैं। एगो का पुमंग होगा, एगो जयान होगा, एगो मेल होगा, एगो मादा होगा, एगो नर होगा। तब ये तो जनन करेगा, हैं? तो मादा एगो होगा, एगो नर होगा, एगो पुमंग होगा, एगो जयान। समझना रहा, हाँ। इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है, लेकिन जनन का आवश्यक अंग आता है पुमंग। मनुष्य में कैसे जन्म है, स्त्री मेल फीमेल के माध्यम से, तो उसमें भी एगो मेल होता है, वो फीमेल, एगो पुमंग होता है, एगो जयान होता है। तो पुमंग पुष्प कर पुष्प, यदि पुमंग पुष्प जो होता है वो नर युग्मक कपड़ा कहता है, नर पुरुष को कहता है कि महिला को, स्त्री को, पुरुष किसको बोलता है जी, पुरुष को तो बोलने करता है, मतलब कहने नर जो बोलते हैं किसको बोलते हैं, मेल को। किसको बोलते हैं, मेल को बोलते हैं। मादा जो बोलते हैं स्त्री को, फीमेल हो गया, मादा हो गया स्त्री को। तो इस लेकिन पुष्प में हम चल रहे हैं, तो पुष्प अंग, पुमंग पुष्प जो है उसको बोलते हैं नर, पुमंग पुष्प को क्या बोलते हैं, नर। और मादा पुष्प को क्या बोलते हैं, जयान। पुमंग और जयान आपस में क्या करेगा, जनन। तो वही जो एक मान लीजिए यह पुमंग है, यह जयान। अब बताओ तुम इधर छू के आगे इसमें टच कर दिया तो हो गया जनन क्रिया, या तो ये दोनों हवा के द्वारा टकरा गया, पुमंग जयान दोनों हवा से टकरा गया तो हो गया जनन। तो पुष्प तो समझ में आया कि कैसे हुआ जनन, हैं? अब बताओ सिलेबस पढ़ा तो सब समझ ऐसे भी समझ में आ गया। अब परागकण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण और परपरागण। परागकण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। परागकण कितने प्रकार के, स्वपरागण, परपरागण, स्वपरागण, परपरागण। तो स्वपरागण किसको कहता है, सुनो गौर से। जब एक परागण है, परागण 2 प्रकार के, स्वपरागण, परपरागण, स्वपरागण, परपरागण। तो स्वपरागण किसको कहते हैं, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के
के, अब ये बताया वर्तिकाल जब भी यथी करेगा वर्तिकाल से, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाल, समझ रहे, वर्तिकाल पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाल पर पहुंचता है तो वह स्वपरागण है। मतलब समझे, मानिए कोई फूल है तो यही फूल के पौधा जो है इसी में दो फूल है, इसी में दो फूल, तो इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों में वर्तिकाल जो है तो वर्तिकाल ही वर्तिकाल से जनन करेगा तो वो हो गया क्या स्वपरागण, यानी वर्तिकाल ही वर्तिकाल से जाके मिलेगा तो वह स्व, यानी कि अपने में अपने कर लिया अपने में, तो उसको क्या कहेंगे स्वपरागण। अब दूसरा है परपरागण, दूसरा क्या है परपरागण, जब सीधे उसका अपोजिट, जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के, यानी कि इसी जाति के दूसरे पौधे पर, दूसरे पौधा पर यानी अलग पौधा से दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाल पर पहुंचता है, यानी कि यजा सुन के कर लो, यजा सुन के कर लो, यजा यहाँ सुन के गए इस फूल पर से उनके आए इस फूल पे सट गए तो हो गया हमारा क्या परपरागण। क्या हो गया, लेकिन एक पौधे दूसरे पौधे में वर्तिकाल जाके वर्तिकाल मिलता है तो हो गया क्या परपरागण। क्या होगा जी परपरागण, समझ आया, परपरागण। परागण दो प्रकार के, तो एक ही पौधा में दो पुष्प निकलेगा और उन दोनों पुष्पा के वर्तिकाल से जो जनन करेगा वो होगा स्वपरागण। अब ये दो अलग अलग पौधा के पुष्प से वर्तिकाल में जो मिलेगा उनका लायक क्या परपरागण। अब बताएं, आप जो एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन की पूछता है परागण की विधियां पूछता है, जैसे कि अभी पूछा है हाँ कि कैसे कैसे मधुमक्खी जब जनन करता है तो उसको कौन परागण बोलते हैं, वायु के द्वारा परागण हुआ तो उसको कौन परागण बोलते हैं। जैसे अभी पूछा था ना वायु हवा में परागण को क्या कहते हैं, कि हवा के द्वारा जब परागण हुआ तो उसको क्या बोलते हैं वायु परागण। उसी प्रकार कीट के द्वारा, कीट का एक मतलब मधुमक्खी छोटा छोटा जीव के द्वारा जब होता है, कीटों के द्वारा किया गया परागण को क्या बोलते हैं जी कीट परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीट द्वारा होगा तो उसे क्या कौन परागण कीट परागण, कीट द्वारा होगा तो इसे कीट परागण, और जल द्वारा होगा जल परागण कहेंगे। जल जैसे कि वर्षा के द्वारा हुआ तो उसे वर्षा परागण कहें। क्या कौन सा परागण जल परागण इसको बोले, जल के द्वारा होगा था जल परागण, और जंतु के द्वारा हुआ था कोई जंतु, यानी कि जैसे कोई जीव जंतु हुआ सटा हम इसके है हम ऐसे छू के ऐसे छू दिए तो ये जौका छुए पुष्प वाला छू के नर में जाके छू दिए, कुमल वाला छू के जया में छू दिए तो क्या हो गया जनन हो गया। तो जो जीव जंतु के द्वारा हुआ उसको कौन परागण बोलते हैं जंतु परागण। कौन परागण जंतु परागण। अब पक्षियों द्वारा होगा तो पक्षी परागण। कौन परागण पक्षी, कि जे चीज के द्वारा होगा वही परागण, जो चीज के द्वारा हुआ वही परागण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं KYP, कौशल विकास कार्यक्रम जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया वो कौन है, यानी किसके द्वारा एक कौशल विकास योजना कौशल विकास कार्यक्रम किसके द्वारा ये लाया गया था, तो दिल्ली पुलिस। किसके द्वारा जे दिल्ली पुलिस। तो समझते हैं इसको KYP नहीं तो PMKVY। हाँ PMKVY हम गलती से हमने बोल देते हैं कौशल विकास योजना, यहाँ कार्यक्रम तो कौशल विकास कार्यक्रम क्या स्टार्ट किया जी दिल्ली पुलिस। कौन क्या दिल्ली पुलिस। तो ध्यान से सुनने की था, दिल्ली पुलिस ने अगस्त के महीने में वर्ष 2017 को में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY कौशल विकास योजना
कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत की, कार्यक्रम युवा की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुसार कौशल को उन्नत करते हुए उनके साथ संपर्क स्थापित करना था। समझा? यानी कि पूछा PMKVY कौशल विकास योजना का स्थापना कब हुआ? 2017 अगस्त 2017 में। अगस्त 2017 किसके द्वारा हुआ? दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ। दिल्ली पुलिस के द्वारा। इस योजना का अंतर्गत किसका शुरुआत हुआ? तो युवा का शुरुआत हुआ, यानी कि युवा की कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत की गई। PMKVY के तहत योजना के तहत कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत हुई। कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन जो है समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस वाला याद रखना। दिल्ली पुलिस वाला केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है जी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। पूरे विश्व में केसर के उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है जी? विश्व में ईरान का। किसका है? ईरान का। ईरान एक ऐसा देश है जिसका विश्व में पहला स्थान है केसर के उत्पादन के दृष्टिकोण से। केसर उत्पादन के दृष्टिकोण से किसका प्रथम स्थान है देश में? ईरान का। लेकिन भारत में पूछे तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। कहाँ जी? जम्मू कश्मीर। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। केसर जो है विश्व का सबसे कीमती पौधा है। पूछेगा विश्व का सबसे कीमती पौधा कौन है जी? केसर। केसर है और भी तो आ सकते हैं सबसे कीमती। लेकिन खाने युक्त में होगा वो गलत हैं? खाने युक्त में मतलब खाने लायक मतलब तो वो मांगा होगा केसर युक्त होगा। आप ये तो बात नहीं लिखा है, लिखा है विश्व का सबसे कीमती पौधा बस। केसर युक्त तो वो क्लोज मांगा जहां नहीं रहता तो नहीं लिखता। विश्व का सबसे कीमती पौधा कौन है जी? केसर। विश्व का सबसे कीमती पौधा केसर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है जी? क्रोकस सटाइवस। क्रोकस ससे केसर क्रोकस। क्रोकस क्रोकस एकदम असटानिक कस के क्रोकस के। देखिए जैसे कि हमको कुछ करना है तो नहीं बता कढ़ी कस के सटाही कस के। कढ़ी कस के सटाही कस के। करो कस के सटाओ भी कस के। सटाओ भी कस के कराओ करो भी कस के। देखिए क्रोकस सटाइवस। क्रोकस सटाइवस। देखिए केसर का वैज्ञानिक नाम क्या जी? क्रोकस सटाइवस। करो कस के सटाओ। करो कस के और सटाओ भी कस के। तो क्रोकस सटाइवस। क्रोकस सटाइवस। क्रोकस सटाइवस। क्रोकस सटाइवस। क्रोकस सटाइवस। समझ में आया? वैज्ञानिक नाम क्रोकस यानी करोकस के सटाइवस के। कार्बोकस से अपने साथ भी कस के क्रोकस सटाइवस। इस नेक्स्ट पॉइंट है इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में बल एवं स्वाद लाने में किया जाता है। केसर जो है क्रोकस सटाइवस वैज्ञानिक नाम जिसका है, इसको मक्खन आदि खाद्य द्रव्य में बल एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। पूछा केसर का क्या चीज में उपयोग करते हैं जी? तो मक्खन और खाद्य द्रव्य बल के स्वाद लाने में किया जाता है। स्वाद लाने में किया जाता है किसका प्रयोग? केसर का। कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग किसको प्राप्त हुआ है? कश्मीरी टैग्स को। कश्मीरी टैग्स को जीआई टैग यानी कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है।
जीवन भौगोलिक संकेत है, यानी जीवन जो है जी आई नहीं है, जीवन लिखा है, हम आई कर रहे थे। जीवन टैक्स प्राप्त किसको है जी? कश्मीरी केसर को, कश्मीरी केसर को जीवन टैक्स प्राप्त है। जीवन जो है जीवन में जी आई जो है भौगोलिक संकेत है। क्या है ये? भौगोलिक संकेत। जी आई क्या है? भौगोलिक संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शोधन का कौन सा तरीका, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो ऑप्शन सुनना, ऑप्शन ए है उबालना, ऑप्शन बी है निस्पंदन, ऑप्शन सी है क्लोरीनीकरण, ऑप्शन डी है परावैज्ञानिक किरण। तो इसमें कौन होगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से सुनो, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं करता है? पहला उबालना, निस्पंदन, क्लोरीनीकरण, परावैज्ञानिक विकिरण। बताओ इस चार ऑप्शन में कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा निस्पंदन। निस्पंदन क्या लिखी? निष्पंदन। देखो निस्पंदन का क्या काम होता है? निस्पंदन प्रक्रिया के द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। जल में मौजूद सूक्ष्म जीव को क्या करता है? जल नष्ट नहीं करता है। क्यों नष्ट नहीं करता है? तो जल शुद्ध करने के प्रमुख उपाय विधियां निम्न हैं। जैसे आप देखो चार ऑप्शन में देखो, उबालना, जल में जैसे कि कोई सूक्ष्म जीव है तो नहीं कहता ओकरा उबाली तक में मर जाए, सूक्ष्म जीव मर जाए। गर्म करने पर कुछ भी सूक्ष्म, इसीलिए कहता है डॉक्टर सलाह देता है गर्म पानी पिए। क्या पिए? गर्म पानी पिए। क्यों डॉक्टर सलाह देता है कि गुनगुना पानी पिए? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते। गुनगुना पानी पानी में नहीं। हाँ। दूसरा है क्लोरीनीकरण। आप बताओ क्लोरीनीकरण किसको बोलता है? जो नहीं उसको कुछ नहीं बोलते, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर वाला जो है उसको क्लोरीनीकरण का सीधी सी काम है साफ करना, क्लियर दम कर देना दम कोई भी चीज। जहाँ भी एसिड मतलब कि क्लोरीन गिरेगा वहाँ दम चकचक हो जाएगा, समझ गए? तो क्लोरीनीकरण से भी तो नष्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं? जैसे कुआं में अभी यहाँ बरसात के मौसम में पानी भरा हुआ था यहाँ पर, तो इस कुआं जो है यहाँ पर पानी दम पूरा भर गया था, ऊपर दम आ गया था पानी, तो एकदम बहुत सारा मेढक उसमें था, गंदा पानी, एकदम पूरा काला दिखने लगा था पानी। तो उसमें जाके ब्लीचिंग पाउडर दी, तब जाके एकदम पूरा एकदम छा पनिया हो गया, चिकन हो गया था। तो उसमें मतलब क्या किया? क्लोरीनीकरण कर दिया तो पानी क्या होगा? स्वच्छ हो गया, साफ हो जाता है। अब है परावैज्ञानिक, तो ये भी कर देता है सूक्ष्म जीव को नष्ट करता है, सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देगा। कितना अच्छी होता है, तो इस प्रकार से नष्ट कर। तो जल शुद्ध करने के प्रमुख उपाय एवं विधियां, तो पहले आरओ सिस्टम जो लगा हुआ है हमारे यहाँ, उसी को बोलते हैं आरओ सिस्टम। तो आरओ सिस्टम में क्या होता है उसके बारे में बताओ, कितना बढ़िया चित्र दिया। आरओ हमारा सब तो यहाँ पर लगाए हुए हैं, आप इसके बारे में जानते हैं। तो आरओ सिस्टम जल शुद्ध करने के प्रमुख उपाय एवं विधियां, जल शुद्ध करने के प्रमुख उपाय एवं विधियां निम्न है। तो पहला है आरओ सिस्टम। तो आरओ सिस्टम तो सब जगह देखा होगा, यहाँ भी है। तो आरओ सिस्टम क्या है? इसके द्वारा साफ पानी में जो बैक्टीरिया, जैसे कि आप आरओ सिस्टम में पानी क्या करता है? क्लोरीनीकरण करता है, यानी फिल्टर करता है पानी को, यानी कि इसके द्वारा साफ पानी में जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या होने की आशंका बहुत कम होती है। यानी कि इसके द्वारा साफ पानी में यानी कि बैक्टीरिया जो होगा होने की संभावना कम आशंका बहुत कम होती है। यह पेयजल को साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका है, कि फिल्टर जिसको बोलते हैं, फिल्टर कर देता है पानी को। उसमें पता नहीं क्या क्या चीज मिला रहता है, इतना को डिब्बा में रहेगा, रहता कि बालू जैसा देखने में लगेगा, कंकर देखने में लगेगा, और वही करता है फिल्टर पानी को।
तो ये पानी जब फिल्टर होता है, जब पानी देखो फिल्टर होगा, ये पानी जब शुद्ध हो जाएगा तो इसकी स्वाद कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा, मीठा लगेगा। गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त कर शुद्ध व मीठा बनाता है। जो कि अगर फिल्टर पानी को पहली बार पिएगा तो उसको कड़वा लगेगा, कड़वा लगेगा उसको फिल्टर पानी। जो पहली बार पिएगा तब उसको पीने नहीं कहेगा हमको अच्छे नहीं लगता है, कड़वा लगता है। लेकिन पीते 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 और मीठा लगने लगेगा। तो ये होता है ARO सिस्टम, RO सिस्टम। दूसरा यूवी रेडिएशन सिस्टम, यूवी रेडिएशन सिस्टम। तब करण सर RO सिस्टम है ये है, अब वो कर दीजिए यूवी रेडिएशन सिस्टम, यूवी रेडिएशन सिस्टम। तो इसमें पानी इसमें पानी में मौजूद वायरस, जगने का बैक्टीरिया और वायरस है, वायरस कितना खतरनाक है। सूक्ष्म जीव तो दिखियो जाता है कि वायरस इसको भी हटाना। इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के DNA जिसका फुल फॉर्म क्या आता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तब वायरस और बैक्टीरिया के DNA अवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। कौन चीज से? यूवी रेडिएशन सिस्टम से। पता हमारा यूवी रेडिएशन सिस्टम में करें फायदा है, जैसे कि RO सिस्टम में बैक्टीरिया खाली नष्ट हुआ, थोड़ा पानी शुद्ध हो जाता है, आशंका कम होती है बैक्टीरिया की। लेकिन यूवी रेडिएशन सिस्टम में वायरस और बैक्टीरिया के DNA तो अवस्थित रहते हैं, मतलब नहीं व्यवस्थित रहता है, समझ गए? और साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया को मार देते हैं। क्या करते हैं? मार देते हैं। यूवी रेडिएशन सिस्टम याद रखना। अब जब भी आएगा तो बोलना RO सिस्टम क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? यूवी रेडिएशन सिस्टम। क्या चाहिए? यूवी रेडिएशन। लिखना है तो लिख लो, यूवी रेडिएशन सिस्टम, यूवी रेडिएशन सिस्टम, यूवी रेडिएशन सिस्टम, रेडिएशन सिस्टम। तीसरा है क्लोरीनेशन, यानी क्लोरीकरण, जिसको क्लोरीकरण। इसके जरिए पानी साफ किया जाता है। ये बताया ब्लीचिंग पाउडर का उदाहरण। विभिन्न नगरों एवं सरकारी उपकरणों में जलपूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे पानी शुद्ध कर, अरे नाली साफ करने में क्या चीज का छिड़काव करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीकरण कर देते हैं। कुआं तालाब में प्रक्रिया का, इससे पानी शुद्ध होने पर उसके रंग और सुगंध में परिवर्तन आता है। जब ब्लीचिंग पाउडर जब कुआं में नाली में छिटेगा तो बदबू देगा, नहीं तो कल तुम ब्लीचिंग पाउडर छीट के देखना नाली में तो पूरा रंग गमकेगा, बहुत अजीब टाइप। तो इस सुगंध में क्या रहता है? परिवर्तन। जब ब्लीचिंग पाउडर डालेगा तब जब पानी का क्लोरीकरण करेगा तब यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। अब ये बताया कि कुआं में पानी भर गया था तो उसमें क्या ब्लीचिंग पाउडर हम डाले थे तो बहुत सुगंध में परिवर्तन हुआ था और जितना भी जीवाणु था, बैक्टीरिया था, सब नष्ट हो जाता है। तब उस कुआं में हम सब लोग डेली खेल के आते थे, कूद जाते थे चबाक से। अब है चौथा जो लास्ट प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन था जल को उबालने से। क्या जल को उबालने से बैक्टीरिया नष्ट होती है? तो हाँ होती है। जल को उबालने से जल का अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाता है, इसीलिए डॉक्टर सलाह देता है गुनगुना पानी पियो। परंतु इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जाता है। सीमित मात्रा रहता है, इसी में शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो आज नहीं रहने दिया जाए। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं।